नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद महायुति नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कल शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद संभल के रास्ते से वापस लौटे राहुल गांधी। भाजपा ने कहा सपा और कांग्रेस में हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा। राहुल का दौरा केवल विवशता। संसद में हुआ अहम विधायी कामकाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों पर दिया बयान। कहा 2 क्षेत्रों में सेना की वापसी पूरी। सपा और टीएमसी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से बनाई दूरी। नौसेना दिवस के मौके पर दुनिया ने देखा भारतीय नौसेना का दम। राष्ट्रपति ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने में नेवी का रहेगा अहम रोल। भारत ने जीता पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप। फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से दी मात। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की खबर से। 10 दिन के इंतजार के बाद महाराष्ट्र की कमान एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम। कल आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल की बैठक का लाइव प्रसारण कर भाजपा ने गठबंधन साथियों समेत विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, सीएम पद का सजेगा ताज। महायुति के नेता बने फडणवीस, पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ। करीब 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। 5 साल बाद ये बात सच साबित होने जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तो वहीं शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पंकजा मुंडे समेत तमाम विधायकों ने समर्थन किया। शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था। उनकी मौजूदगी में ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सबने देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता थमाकर बधाई दी। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न का माहौल था। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे थे। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को आजाद मैदान में होने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना एवं राकांपा से 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यान्हा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अब्दुल्ला अली अल यान्हा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कुवैत के विदेश मंत्री महामहिम अब्दुल्ला अली अल यान्हा का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई। मैं भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए कुवैती नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। भारत अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए अपने गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यान्हा ने दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। एस जयशंकर ने ऐसी स्थिति में भारत और कुवैत को सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में रहने और संवाद बनाए रखने पर बल दिया। I would share with you, Excellency, that the situation in the Middle East, in West Asia as we call it, is a matter of very deep concern, and we certainly it's a subject on which I think it's important that India and Kuwait communicate with each other and work together. I congratulate you on the successful holding of the GCC summit this week in Kuwait, and we also look forward to your support and leadership in strengthening our relations with GCC. वहीं कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यान्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं और उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और कुवैत मिलकर वैश्विक और घरेलू मुद्दों पर काम करेंगे। The historic ties between the State of Kuwait and Republic of India span centuries of mutual friendship and cooperation. India is a very important partner, and we count on our relation, and I'm sure that we will continue with our plan. I think the Joint Committee will solve many issues between Kuwait and India, and I think we can draw a roadmap between Kuwait and India, and we can proceed as fast as we can. संभल हिंसा पर कांग्रेस का संसद से इतर सड़क के रास्ते संभल दौरे के इरादे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने फेल कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सियासी दंगल ने जनता को परेशान किया। गाजीपुर बॉर्डर पर लगा घंटों का जाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, तो उधर संभल डीएम जिले में स्थिति को शांत करने की कोशिश में जुटे रहे। संभल पर फिर मचा सियासी दंगल, राहुल के दौर पर मचा बवाल। राहुल के संभल दौरे के प्रयास को पुलिस ने किया बेकार। बीजेपी का राहुल पर करारा वार। जगह दिल्ली यूपी बॉर्डर। समय सुबह 9 बजे। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजियाबाद के पास सुबह 9 बजे जब भारी ट्रैफिक होता है तो पुलिस की बैरिकेडिंग से लोगों की परेशानियां बढ़ रही थीं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती बता रही थी कि यहां कुछ होने वाला है। दरअसल सुबह से यह सुरक्षा थी राहुल के प्रस्तावित संभल दौरे को लेकर। संभल में हालात को नियंत्रित करने के लिए भले ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां मानने वाले थे। बहरहाल राहुल के पहुंचने से पहले ही यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया और आखिरकार उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए 10 दिसंबर तक डीएम साहब द्वारा जो 163 बीएनएसएस का आदेश पारित किया गया है, उसके आलोक में हम उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन करने में मदद करें। जाहिर है राहुल अपने प्रयासों में नाकाम तो हो गए, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में राहुल पर हमला ही बोल दिया। बीजेपी ने राहुल पर गैर जिम्मेदाराना हरकत का आरोप लगाया। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष हैं
तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। बीजेपी तो राहुल पर निशाना साध ही रही है। राहुल की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी इस मामले में राहुल के स्टैंड से सहमत नहीं है। सपा नेता रामगोपाल यादव से जब राहुल की यात्रा के बारे में पूछा गया तो वो इस मामले में कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। संभल का मसला सियासी रूप ले चुका है और बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है तो वहीं विपक्ष में भी इस मामले में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। कुमार आलोक और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संभल हिंसा की अभी तक की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन ने मामले को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने हिंसा वाले इलाके को सील कर दिया है। खुफिया विभाग और पुलिस की टीमों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ खुफिया विभाग की टीम और पुलिस की टीमों के साथ ही फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। एक तरफ संभल पर संसद से सड़क तक सियासी घमासान जारी है तो दूसरी ओर संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कल फॉरेंसिक टीम के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में पाकिस्तान के कारतूस मिले थे। इसके बाद आज दूसरे दिन भी पुलिस टीम ने नगरपालिका के सफाई कर्मियों के द्वारा नालियों की सफाई कराई गई और फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ संभल अनुज चौधरी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सर्च के दौरान एक पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का फायर्ड केस मिला था। एक एनएफ या FN स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था। विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था और 3 अन्य 32 बोर एवं 12 बोर के कार्ट्रिजेस जो भी हैं फायर्ड केस हैं वो मिले थे पुलिस को। NIA द्वारा समय समय पे यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है या किसी CCTV में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। दरअसल कल सर्च ऑपरेशन के दौरान संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया था। अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तानी आयुध फैक्ट्री का बना 9 mm का खोखा, 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए। इस बीच संभल में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि फिर से हालात न बिगड़ें। संभल में PAC और RAF की 10 कंपनियां तैनात हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना गश्त और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। प्रशासन ने सभी से अनुरोध किया है कि संवेदनशीलता और सतर्कता के मद्देनजर 10 दिसंबर तक यहां न आएं। अभी तक 33 लोगों को जेल भेजा गया है और संभल में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि किसी प्रकार की संवेदनशीलता पुनः उत्पन्न न हो। 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है, पहचान की गई है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि 10 दिसंबर तक सभी संवेदनशीलता और सतर्कता को देखते हुए न आए। संभल हिंसा के आरोपी जेल में बंद हैं। जेल में बंद आरोपियों से सपा नेताओं ने सोमवार को बगैर पर्ची के मुलाकात की। इस मामले की जानकारी होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में मुरादाबाद जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है लेकिन सियासी दलों को भी संयम बरतने को कहा जा रहा है। विकास सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। ऐसे में सर्वदलीय दलों के भरोसे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। बुधवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर भले ही प्रदर्शन किया, लेकिन संसद के अंदर जमकर कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू रूप से प्रश्नकाल और शून्यकाल चला, तो कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी गंभीर चर्चा हुई। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर कामकाज हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार के सामने अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया, जिसमें टीएमसी और सपा शामिल नहीं हुए। कांग्रेस जो प्रदर्शन करती है उसमें टीएमसी शामिल नहीं होती, तो आपके मुद्दे अलग हैं क्या? हमारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं और वो देश के मुद्दे ले रहे हैं। चाहे कल हमने डीएपी का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसदों के संसद के द्वार पर प्रदर्शन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नसीहत दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह गेट पर प्रदर्शन से सांसदों, खासकर महिला सांसदों को संसद भवन में प्रवेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संसद भवन के प्रवेश द्वार पर अवरोधक की शिकायत कई मान्य सदस्यों ने की है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि जब माननीय संसद सदस्यों का आने का समय होता है, उस समय प्रवेश द्वार को अवरोधक न करें। जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बहिष्कार भी किया। राज्यसभा का एडजर्नमेंट मोशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी ने दिया और बाकायदा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, देश का किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। विपक्षी सांसदों के इस रवैये पर राज्यसभा के सभापति ने नाराजगी भी जाहिर की। I allowed you on the assurance that you will conform to decorum and discipline. This is not done. हालांकि राज्यसभा में शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल भी चला और कई सवालों के उत्तर दिए गए। उधर लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर दिए। उड़ीसा में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जहां 10 साल पहले मात्र 800 करोड़ रुपए पर एनम मिलते थे, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए हर साल उड़ीसा की रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। गौरतलब है कि सदन में गतिरोध खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, जिससे सांसदों को शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। नीरज सिंह और अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र से जुड़े भारत चीन के हालिया घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के डिसएंगेजमेंट और वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात की जानकारी दी और कहा कि चीन के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए भारत और चीन समय समय पर बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और एक हिंदू पुजारी को गिरफ्तार करने का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में गूंजा। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान कृष्णनगरी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस मुद्दे को आपने आज शून्यकाल में उठाया, मुझे ताज्जुब है कि इतने दिनों से किसी ने क्यों नहीं उठाया। तो मुझे बहुत सारे हमारे इस्कॉन के भक्त लोग हैं, कृष्ण भक्त हैं, और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर हमें कुछ एक्शन जल्दी से जल्दी लेना है। ये सिर्फ फॉरेन नीति का कुछ ये नहीं है, ये भक्तों की भावनाओं की बात है। इस्कॉन के डिवोटीज के साथ बैडली बिहेव कर रहे हैं और हमारे सनातन भाइयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। इनको रोक लगाना चाहिए क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट देम। देश दुनिया में इस्कॉन की एक पहचान है और जिस तरह से पिछले दिनों बांग्लादेश में इस्कॉन को लेके घटनाएं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जगह है, इस मूल स्थान है वो, वहाँ पर बहुत सारे
समय बिताया है और वो सब जगह मंदिर बन चुके हैं। इसीलिए बांग्लादेश यू विल सी लॉट ऑफ टेम्पल्स आर देयर एंड देन इस्कॉन डिवोटीज आर वेरी मच कनेक्टेड विद दैट। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सेंटर्स हैं इस्कॉन के वो सभी लोग बहुत अपसेट हैं कि ये क्या हो रहा है ना। प्रीस्ट वगैरह हैं वहाँ के इस्कॉन के, उनको साथ जो ऐसा अन्याय हुआ है वो अच्छा नहीं है। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपने लगातार कई विकास के कार्य किए, खासकर जब आप जिस एक्टिंग और थिएटर से आती हैं तो उसको लेके भी काफ़ी सारा आपने काम किया हुआ है। मथुरा में हम ब्रजराज उत्सव करते हैं हर साल 10 दिन का। उसमें बहुत सारे कलाकारों को ऑल ओवर इंडिया से बुलाते हैं और सब आके वहाँ परफॉर्म करते हैं और स्थानीय कलाकार हैं उनको भी मौका मिलता है। इसके अलावा जो भी बहुत सारे कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है मथुरा में, कल्चरल एक्टिविटीज़। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से काफ़ी लगातार काम चल रहा है। जब योगी जी जैसे सीएम बने तो उनको जाके बताया तो उन्होंने ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद उन्होंने इसको क्रिएट किया और उन्होंने कहा आप इसके साथ जुड़ के आपको जो जो डेवलपमेंट करना है मथुरा में वो सब कराइए। सो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई वॉन्ट, सौंदर्यकरण करना, जो सफाई करना, जितने भी मथुरा क्षेत्र के ऑल अराउंड जितने भी काम अभी हुआ है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई बीन सेइंग। जिस तरह से इस्कॉन हिंदुत्व के लिए न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में काम कर रहा है और बांग्लादेश में जिस तरह से इस्कॉन की एक घटना हुई है ये बेहद ही निंदनीय है। जिनका कहना है कि वो संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करती रहेंगी। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। भारतीय नौसेना भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में मिली विजय को हर साल इंडियन नेवी डे के रूप में मनाती है। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल हुई। नौसेना दिवस पर ओडिशा में पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एक परिचालन प्रदर्शन के माध्यम से नौसेना ने अपनी परिचालन शक्ति और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल थी। I am confident that the Indian Navy will continue to ensure maritime security essential to enable our rise to a विकसित भारत by 2047। परिचालन प्रदर्शन के दौरान आईएनएस कमोटा से रॉकेट फायरिंग की गई, जो मेड इन इंडिया युद्धपोत का उदाहरण है। ऑपरेशनल डेमो में पनडुब्बी आईएनएस शाल्की, आईएनएस जलाश्व, आईएनएस घड़ियाल, हॉक और मिग-29 के विमान, चेतक और एएलएच ध्रुव, सी किंग हेलीकॉप्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। Navy stands as a combat ready, credible, cohesive and future ready force to safeguard India's national maritime interests anytime, anywhere, anyhow। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 3 दिसंबर 2024 को 21,772 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की। डीएसी ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC-1 की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को भी मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा एक्सटर्नल एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर, SU-30 MKI विमान के लिए संबद्ध उपस्करों वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट EWS की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MR की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। इसने T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहॉल के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिससे इन परिसंपत्तियों की सेवा जीवन में वृद्धि होगी। इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए नेवी ने
जो आज प्रदर्शित किया प्रेसिडेंट मुर्मू को, जो कि पूरे देश के आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है, उसके जरिए पूरे देश को एश्योर किया या आश्वस्त किया कि भारतीय नेवी हमारे देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट यानी कि समुद्री हितों को की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ पुरी उड़ीसा से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म को लेकर देशवासियों में काफी गुस्सा और रोष है। मुस्लिम संगठनों ने हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पैदल मार्च निकाला और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के लोगों ने आज जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को रोका जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो जुल्म ज्यादती अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारी संख्या में संतों के साथ सर्व समाज के पदाधिकारी और आम जन एकत्रित हुए। बांग्लादेश के खिलाफ इस दौरान विरोध जताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए ज्ञापन दिया गया है और जिसको अपन उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के पास उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित कर देंगे। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो ये ना समझे कि वो अकेले पड़ गए हैं। उनको ये एहसास दिलाना है कि पूरा भारत जो 150 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा हिंदू लोग हैं यहाँ, वो अकेले नहीं हैं, हम उनके पीछे हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा दुनिया में जो भी हिंदू सनातनी धर्म की पालन करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ हैं। इस प्रकार की अत्याचार अन्याय किसी भी देश में किसी भी प्रांत में जो है सहा नहीं जाएगा। सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को वो सुविधा दिलाई जाए, उनकी सहायता की जाए, उनको आश्रय दिया जाए और जो अभी बांग्लादेश पर हमारे चिन्मय दास जी के ऊपर जो कष्ट आया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, फालतू के उनके ऊपर केस लगा करके उनको निरस्त करके सकुशल उनको घर वापस लौटाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्व हिंदू समाज के हजारों कार्यकर्ता जयपुर में एकत्र हुए और बांग्लादेश के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। नेपाल के उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी भारत यात्रा पर हैं। दामोदर भंडारी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दामोदर भंडारी ने नेपाली सामान जैसे सीमेंट, प्लाईवुड और जूतों के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए भारतीय मानक ब्यूरो को सुविधाजनक बनाने का आग्रह किया। दोनों नेताओं के बीच पारगमन संधि में संशोधन को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। भारत नेपाल के बीच पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द ही नेपाल में वाणिज्य सचिव स्तर पर बैठक के आयोजन को लेकर भी बातचीत हुई। दामोदर भंडारी ने भारत से नेपाल में अधिक से अधिक निवेश करने का अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने असम के होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं खा पाएंगे। आसाम में गोमांस
कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज यानी कि ILBS वसंत कुंज में 27वें हेपेटाइटिस डे जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में देश की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें फिल्म निर्माता बोनी कपूर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र मौजूद रहे। सालाना 1.5 लाख से अधिक मौत। हेपेटाइटिस के मरीजों के मामले में दूसरे पायदान पर है भारत। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति हेपेटाइटिस बीमारी के चंगुल में। हेपेटाइटिस बीमारी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। भारत के अग्रणी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर SK सरीन ने 27वें हेपेटाइटिस डे जागरूकता दिवस के मौके पर कहा कि हेपेटाइटिस के मरीजों को पूर्वाग्रह और पक्षपात से दूर रखें। ये वायरल संक्रमण है जिन्हें उचित उपचार से रोका जा सकता है। Empowering people against hepatitis, and this empowers the people, the voice of people who are living with hepatitis. आप उससे पूछो उसकी कैसी जिंदगी है, बेचारा घर जाएगा तो वाइफ, नौकरी पे जाएगा तो बॉस पूछते तुम्हें हेपेटाइटिस भी है, अलग कर देते हैं। उन्हें अलग ना करें, उनकी कोई गलती नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में करीब 3 करोड़ हेपेटाइटिस के मरीज हैं। 13% लोगों को ही पता चल पाता है कि उन्हें हेपेटाइटिस है और महज 3% लोगों को सही इलाज मिल पाता है। स्वास्थ्य जानकारों की माने तो हेपेटाइटिस B और C को उचित उपचार से दबाया जा सकता है, जिसकी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। 260 मिलियन पीपल और भारत में 3 करोड़ में हेपेटाइटिस B है और पता कितनों को है? सिर्फ 13% को पता है कि हमें हेपेटाइटिस B है और 3% को ट्रीटमेंट मिलता है आज की तारीख में। और इन 1 ईयर हेपेटाइटिस B डेथ इज मोर देन TB, मलेरिया पुट टुगेदर। हेपेटाइटिस संक्रामक और यौन संचारित रोग नहीं है, इसलिए हेपेटाइटिस से पीड़ित मरीजों के साथ किसी तरह का भेदभाव गलत है। मिथकों और गलत धारणाओं से दूर रखकर पीड़ित मरीजों की जिंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, TT न्यूज़। अगर आप लजीज व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो सरस फूड फेस्टिवल में जाकर स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रतीक सरस फूड फेस्टिवल में हर राज्य का एक अलग स्टॉल है, जहां उनकी स्थानीय और पारंपरिक जो डिशेज हैं वो परोसी जा रही हैं। मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दीदियों के द्वारा बनाए गए परंपरागत व्यंजनों की खुशबू दिल्ली वालों को यहां आमंत्रित कर रही हैं। मेले की विशेषता यह है कि इसे दीदियां चला रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिखाने के लिए देश भर से लगभग 150 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस महोत्सव में भागीदारी की है। इसी कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड फेस्टिवल में पहुंचकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और सम्मानित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिला सशक्तिकरण है और भारत की नारी को सबल बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन। आज 10 करोड़ दीदियां 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन चुकी हैं और बाकी दीदियों को भी लखपति बनाना है। इतना ही नहीं, लखपति से आरंभ हुआ ये सफर करोड़पति दीदी बनाने तक ले जाना है। व्यंजनों की खुशबू ने जो हर एक प्रांत के 25 प्रांतों के हैं और व्यंजन बनाने वाली भी हमारी दीदियां, ये महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं दीदी। और ये दीदियां संदेश भी दे रही हैं कि बहन और बेटियों को गरीब नहीं रहना, आर्थिक सशक्तिकरण होना है, आगे बढ़ना है। दीदियों की क्षमता अब पूरे देश में दिखाई दे रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का संकल्प है लखपति तो बनेंगी ही दीदियां,
लेकिन आगे का सफर करोड़पति भी होगा। सरस फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजन स्टॉलों के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्टॉल्स पर जाकर व्यंजनों का भी लुत्फ लिया। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य न केवल लोगों को अलग अलग राज्य के स्वादिष्ट भोजन चखाना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित भी करना है। ये महोत्सव महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली महिलाएं स्वादिष्ट व्यंजन पेश करने के साथ ही अपने राज्य के सामाजिक ताने बाने, कला और कौशल का प्रदर्शन भी कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए मुफ्त में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी आप वेव्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।